हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को आदाब। और कैसे हो आप सब। चलिए, मुझे उम्मीद है यार आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई करते हुए चल रहे होंगे जो मैं आपको साथ के साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यार, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल पढ़ने वाले हैं। नहीं, जो क्लासिफिकेशन करते हैं क्रिस्टलों का, यहाँ पे हम इसको 5 प्रकार से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक, आप सभी परिचित हो कैसे कैसे हम उसको डिवाइड करने वाले हैं। एक नया टॉपिक और पढ़ने को मिलेगा आज आपको, जिसका नाम है मेडलंग नियतांक और उसकी ऊर्जा। यहाँ से भी पेपर में 1 2 3 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, 2020 की बात करूँ। और 2019 में भी यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो समझ सकते हो यार, कहीं ना कहीं आपके 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे आज के इस लेक्चर से। ठीक है, तो चलते हैं भैया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आज जल्दी की भी क्लास कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल जो होता है उनका क्लासिफिकेशन हम कितने पार्ट से करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसका क्लासिफिकेशन 5 टाइप से करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी किताब का यही है कि क्रिस्टलों का वर्गीकरण किस प्रकार कितने भागों में किया जा सकता है। तो 5 प्रकार से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहले की बात करें दोस्तों, तो पहला होता है हमारा आयनिक क्रिस्टल, दूसरा होता है सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा होता है धात्विक क्रिस्टल, और 4 होता है हमारा वांडर वाल्स क्रिस्टल, एंड 5th होता है हमारा हाइड्रोजन बंद क्रिस्टल। ठीक है, और आप सभी इन सभी से ही परिचित हो, मुझे उम्मीद होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं सभी ने पढ़ा है हाइड्रोजन बंद क्या होता है, वांडर वाल बल क्या होता है, धात्विक क्रिस्टल क्या होता है। ठीक है, तो सभी परिचित होंगे, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस मुद्दे पर। ठीक है, तो चलिए भैया, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जो हमारा पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक का नाम डाल लो सभी बच्चे। उसका नाम है आयनिक क्रिस्टल, यानी आयनिक क्रिस्टल, इसको यही बोलते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल ही। अब देखो, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भैया आयनिक बंध क्या होते हैं। पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि आयनिक बंध कैसे कैसे बनते हैं। तो भाई, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे आपका NaCl है, ये कंपाउंड है आपका। अगर सपोज करो यहाँ पे दोस्तों एक प्लस एक माइनस होता है ना, तो हम बोल सकते हैं विपरीत आवेशित आयनों के बीच आकर्षण समान आवेशित आयनों के बीच प्रतिकर्षण से अधिक प्रबल हो, तब ये आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है यार पूरा लेक्चर ऐसी है यार, थ्योरी वाला, तो समझने की कोशिश करते रहना, क्योंकि मैं ज़्यादा वेस्ट आपको ना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस मुद्दे पर। ठीक है, क्योंकि आप सबने भी पढ़ रखा है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, इस वजह से पढ़ाने का मकसद केवल केवल यही है। ध्यान रखना दोस्तों, आयनिक क्रिस्टल जो होता है सबसे, मतलब बोल सकते हैं सबसे मजबूत बंध बनाता है। ठीक है, प्रबल बंध बनाता है। तो बोल सकते हैं ये कठोर घने क्रिस्टल होते हैं, इनके घटकों के बीच बहुत अधिक प्रबल बंध बनता है। ठीक है भाई, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो भैया आपका एग्जाम्पल NaCl हो जाएगा, CHCl हो जाएगा, KBr हो जाएगा, आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। केवल केवल आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या जो मैंने आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे ये बताया, क्या बताया सर, यानी विपरीत आवेशित आयनों के बीच आकर्षण, यानी जो आपका देखो, एक तो आपका प्लस का होगा, हाँ, एक माइनस का होगा, यही पहचानने की बेस्ट ट्रिक होती है इसकी। ठीक है, ओके, आवेशित आयनों के बीच प्रतिकर्षण से अधिक प्रबल हो, आयनिक बंध कहलाता है। बस इसको समझ लेना। अभी देखो क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए हैं वे भी आप आराम से टैकल कर पाओगे। चलो भैया, ये तो बात आपकी समझ में आ गई कि ऐसा ऐसा होता है, इसमें ऐसे ऐसे इसके एग्जाम्पल होते हैं। देखो, अब एक चीज़ और समझ लेना, सामान्यतः ये कुचालक होते हैं दोस्तों, यानी जो आपके आयनिक क्रिस्टल होते हैं, अगर नॉर्मली हमको उसको देखें तो कुचालक की तरह ही नहीं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर हम इसको देखें, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी चालकता बहुत कम होती है, पर जैसे जैसे हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, जैसे आपको पता है इंसुलेटर करते हैं, इंसुलेटर पहले तो T = 0 केल्विन पे आपको पता है आपका इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, पर जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं तो उनकी चालकता, मतलब जो कंडक्टिविटी होती है, वो बढ़ती जाती है। तो इसमें भी यही पैटर्न होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनका गलनांक व वाष्पीकरण बिंदु हाई होता है। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से सारे हाईलाइट में कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये ध्रुवीय दरों में घुलनशील होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ध्रुवीय ध्रुवीय का मतलब देखो, ध्यान रखना दोस्तों, ध्रुवीय का मतलब होता है जैसे जल हुआ, ये जितने भी लिक्विड वाली चीज़ होती है ना, उसमें घुलनशील होता है। ठीक है ना,
जबकि अध्रुवीय में घुलनशील नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। जो बोल रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलना फिलहाल के लिए, ठीक है। ये ध्रुवीय में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। द्रव्य प्रकाश के लिए पारदर्शी होते हैं, मतलब जो द्रव्य प्रकाश होता है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा ना, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी होगी फिजिक्स के अंदर, उसमें क्या होता है, जो आपके द्रव्य प्रकाश होते हैं, जो द्रव्य तरंगे होती हैं, उनके लिए पारदर्शी होते हैं, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना दोस्तों, नॉर्मली अगर मैं बात करना चाहूँ तो भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब ये, मतलब इनके हेल्प से तार नहीं बन सकता, ना चादर बन सकती, तो इस वजह से इनको कहते हैं भंगुर होते हैं। मतलब इनके हेल्प से कोई एलिमेंट नहीं बन सकता, ना तो तार बन सकता ना चादर बन सकती, ठीक है। चलिए भैया, तार का कौन से तार की बात कर रहे हैं भैया? तार वो वाला जो बिजली में डलता है, नॉर्मली तार की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टल। सहसंयोजी क्रिस्टल क्या होता है भैया? आपको सामने डेफिनेशन लिख रखी है, जल्दी से मैं इसको पढ़ लेता हूँ। वे क्रिस्टल जिसके घटक परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध बना होता है, सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, अगर हम इसको प्योर की बात करें ना, मतलब शुद्ध सहसंयोजक क्रिस्टल अपेक्षाकृत बहुत कम संख्या में मिलते हैं, मतलब बहुत कम संख्या में मिलते हैं। अगर मैं शुद्ध सहसंयोजक क्रिस्टल की बात करूं, नॉर्मली तो हमको अशुद्ध ही मिलते हैं, पर शुद्ध बहुत कम मिलते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं बात करना चाहूँ इसके एग्जाम्पल के रिलेटेड, तो भैया हीरा इसका एग्जाम्पल है, सिलिकॉन इसका एग्जाम्पल है, जर्मेनियम एंड आपका बोल सकते हैं जर्मेनियम एंड आपका सिलिकॉन एंड सिलिकॉन कार्बाइड इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इनकी जो चालकता होती है, एक बड़े परास में होती है, मतलब बहुत अधिक रेंज में होती है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, इनका गलनांक और कंपनांक कम होता है, मतलब उसका उल्टा ही मान सकते हो आप, मतलब उसका उल्टा ही है, जो अभी आपने उल्टा ऊपर पढ़ा है ना, उसका उल्टा ही चल रहा है। ध्रुवीय अघुलनशील होते हैं, जबकि वहाँ पे क्या था, ध्रुवीय में घुलनशील था, यहाँ पे अध्रुवीय में घुलनशील होता है। अध्रुवीय का मतलब होता है बेंजीन, एल्कोहल वेल्कोहल ये सब चीज़, ठीक है। चलिए, द्रव्य प्रकाश के लिए पारदर्शी नहीं होते, जबकि वे क्या थे, द्रव्य प्रकाश के लिए पारदर्शी थे, ठीक है। चलिए भैया आगे बात कर लेते हैं। देखो वही चीज़ मैंने लिख रखी है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पेपर में आ सकती है। फालतू की चीज़ मैंने डेरिवेशन वेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है, होशियार हो आप दोस्तों। अगर मैं बात कर लेता हूँ NaCl क्रिस्टल के लिए सहसंयोजक ऊर्जा की बात करता हूँ, तो ध्यान रखना NaCl क्रिस्टल के लिए जो सहसंयोजक ऊर्जा होती है प्रति परमाणु के लिए, तो वो होती है 3.0 माइनस की इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, यानी एक परमाणु की इतनी ऊर्जा होती है माइनस के 3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको याद रखना। देखो कराने को मैं इसको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि ऊर्जा ऐसे निकल के क्यों आई, तो खामखा आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिलेगी दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं मेडलंक नियतांक, यानी हम मेडलंक ऊर्जा भी पढ़ेंगे और मेडलंक नियतांक भी पढ़ेंगे। देखो आपको एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला UA=-α(E²/4πε0 इसकी डेरिवेशन है एक पन्ने की आपकी बुक में, पर डेरिवेशन से हमारा कोई संबंध नहीं है, इस वजह से मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट निकाल के बता दिया। रिजल्ट से हमको क्या बात ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो अल्फा होता है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कैसा है सर, ये जो होता है मेंडलक नियतांक होता है। सर मेंडलक नियतांक का मतलब क्या, पर जैसे तुमने कूलाम का नियम पढ़ा था, यहाँ पे Q1 Q2 करे थो और यहाँ पे R² करो तो, और फिर तुम्हारा रिजल्ट निकल के आया था कि Q1 Q2/R², ये हमको पता था यहाँ पे कांस्टेंट होता था कि, ऐसे सेम दोस्तों यहाँ पे अल्फा होता है कांस्टेंट, जैसे वहाँ पे कूलाम नियतांक होता है ना, ऐसे यहाँ पे अल्फा भी कांस्टेंट होता है, जिसको विमाहीन नियतांक बोलते हैं। मतलब क्या सर, मतलब ये भैया इसका कोई मात्रक भी नहीं होता, ना ही विमा होती है, ये भी पेपर क्वेश्चन में आ चुका है। सर मैंने पूछा हाँ बताओ सर, विमा मात्रक हमें कैसे पता चला इसका नहीं होगा? मैंने कहा देखो अल्फा का ही तो निकालना, इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर कर दो, देख के निकाल लेना, कोई मात्रक नहीं निकलेगा। मैं कहा ठीक है भैया, ओके। अच्छा भैया आप कुल ऊर्जा की बात कर रहे थे। मैं कहा हाँ भैया देखो, कुल ऊर्जा अगर मैं निकालता हूँ, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ, तो उसका जब आप क्वेश्चन को ड्राइव करोगे, फॉर्मूला निकालने की कोशिश करोगे, तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। किताब में डेरिवेशन दे रखी है, फिर बता रहा हूँ डेरिवेशन से हमारा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। एंड में आपको, चलो मैंने डेरिवेशन करा दी, मान लो डेरिवेशन करा दी, एंड में फिर भी तो आपको फॉर्मूला ही याद करना है, ठीक है। तो मैं जो मुझे लगता है ना कि यार कि आपके लिए डेरिवेशन करना चाहिए, डेरिवेशन के अंदर से भी क्वेश्चन बन सकता है, उसको मैं कराने की कोशिश करता हूँ पूरी,
ठीक है, यह मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो फालतू डेरिवेशन क्यों कराऊँ मैं, ठीक है ना। और आपको पता है दोस्तों, ये जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं दोस्तों मेडलंक ऊर्जा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेडलंक ऊर्जा। अब एक क्वेश्चन और याद आ रहा है दोस्तों मेरे, कहीं ना कहीं वो भी पेपर में पूछा जा चुका है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। एक क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि जो अल्फा होता है दोस्तों, ये अल्फा होता है, ये जो मेडलक नियतांक होता है, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है शायद, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ पर देख के बता दूंगा अभी आया था या नहीं आया था। देखो ये जो अल्फा होता है, क्वेश्चन पेपर में ये आया था कि वन डायमेंशन के लिए, मतलब एक विमीय जालक के लिए इसका मान कितना होता है। तो इसको चाहो तो अलग से नोट कर लेना, ध्यान रखना, इसको इस वाले पॉइंट को इसके साथ में ही नोट कर लेना जब आप नोट करोगे। तो वन डायमेंशन के लिए अल्फा का मान 1.38 होता है, और आप सभी को इसका पता है इसका कोई मात्रक नहीं होता, इस वजह से मैंने इसका यूनिट कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। वन डायमेंशन मतलब एक विमीय गति या एक विमीय जालक के लिए इसका मान 1.38 होता है। सर वैल्यू कैसे आती है निकल के, भाई आपका कोई काम नहीं है निकालने का, केवल आपको वैल्यू याद रखनी है कि वन डायमेंशन के लिए इतनी होती है, ठीक है। ठीक है भैया, सपोज करो अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें, मैंने पूछा हाँ ठीक कह रहे हो, अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो वहाँ पे अगर हम NaCl की बात करते हैं, NaCl की सपोज करो, NaCl की बात कर रहा हूँ मैं, और जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ बस वही याद रखनी है आपको, फालतू वैल्यू याद नहीं रख। अगर मैं NaCl का पूछना चाहता हूँ कि NaCl का मेडलक नियतांक कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1.74 होता है। ध्यान नोट करते हुए चलना, नोट्स में नहीं है ये सब चीज़। अच्छा भैया NaCl का 1.74 होता है। अगर भैया मैं सीजियम क्लोराइड का पूछना चाहूँ उसका कितना होता है, उसका होता है 1.76 होता है, ठीक है। अच्छा भैया अगर मैं, देखो नोट कर लेना फिर बता रहा हूँ, अगर भैया मैं सरल घन्य की बात करूँ, सिंपल क्यूबिक की बात करूँ, उसके लिए कितना होता है, तो उसके लिए 2.51 होता है इसका मान, ध्यान रखना 2.51 नोट करते हुए चलना। अच्छा भैया अगर मैं हेक्सागोनल की बात करूं, हेक्सागोनल की, तो उसके लिए उसकी वैल्यू जो होती है 2.24 होती है, अल्फा का जो मान होता है जो कांस्टेंट होता है। अच्छा भैया हेक्सागोनल के बारे में बता दिया। अच्छा भैया अगर टेट्रागोनल की बात करें, टेट्रागोनल के लिए कितना होता है, तो याद रखना 2.38 होता है। ये वैल्यू याद रखनी है, पेपर में कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है भाई। जितना भी था मैंने सारा बता दिया आपको। चलो अब एक काम करते हैं, चलिए अब देखो क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे PDF में, आपको क्या काम करना है दोस्तों। और देखो यहाँ से एक चीज़ और बतानी थी मुझे, हाइड्रोजन बंध के बारे में थोड़ी सी बात बतानी है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। हाइड्रोजन बंध क्या होता है ना, देखो ध्यान रखना दोस्तों, हाइड्रोजन बंध जो होता है वो हमेशा देखो आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं घुस रखा, बस हाइड्रोजन बंध के बारे में बता रखा, आयनिक बंध के बारे में बता रखा, और आपका सह संयोजक बंध के बारे में बता रखा। वांडर वाल बल के जो बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रखा, तो मैं भी घुसने का नहीं हूँ। हाइड्रोजन बंध के बारे में बता रहा चाह रहा हूँ कि H तथा फोन के मध्य जो बंध बनता है आपको लग रहा हो सर क्या बता रहे हो, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाइड्रोजन तथा फोन के मध्य जो बंध बनता है उसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं। सर कैसे, अगर मैं पूछना चाहता हूं कि H2O के मध्य कौन सा बंध बनता है, H2O के मध्य कौन सा बंध बनता है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। देखो वही क्वेश्चन है कि कौन सा शक्तिशाली है, कौन सा यहाँ पे माड़ा है, कौन सा हल्का है। हल्का ध्यान रखना दोस्तों, अगर हल्का पूछ रहा है ना तो इसको नोट करके लिख लेना इस पॉइंट को। अगर सबसे क्षीण पूछ रहा है, क्षीण मतलब हल्का, अगर सबसे हल्का वो पूछ रहा है ना क्रिस्टल, तो सबसे हल्का क्रिस्टल या हल्का बंध होता है वो होता है आणविक बंध, आणविक, आयनिक नहीं, आणविक 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 नोट कर लेना साथ के साथ, क्योंकि फालतू की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। देखो ये आ गया ना क्वेश्चन पेपर में, देखो हो गया ना, आ गया। तो इस वजह से कहता हूँ यार सारी पेपर के लिए ही बताता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो एक काम करना, देखो कितने सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखे हैं। देखो पूछ रहा है भैया इसका मात्रक क्या होता है, तुम पता है मेडलक नियतांक का मात्रक क्या होता है। देखो सारे क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, होशियार हो तुम इतने, ठीक है। चलो यार मुझे पता है थोड़ा जल्दी हो गया, पर जितना भी हो गया पेपर के लिए इम्पोर्टेंट था, सारा बता दिया मैंने,
ठीक है। और थोड़ा केमिस्ट्री का भी पोर्शन है, तो आपने पढ़ा हुआ भी है पहले से ही, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा इस पर गौर नहीं दिया, पर आपको गौर देना पड़ेगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने PDF फाइल में डाल रखे हैं आपको सारे करने हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।